सो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का अगला पार्ट देखेंगे, है ना। सो इसमें हम लोगों ने जो है अभी आधा से ज़्यादा देख चुके हैं, है ना, सरफेस केमिस्ट्री के सिलेबस को। अब आगे हम लोग देखेंगे। मैंने जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप देखेंगे, है ना। मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन देखेंगे, मिसल्स क्या होता है ये भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन, है ना। मिसल्स क्या है, आप देखे होंगे कि जब सोप या डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो वो क्या करता है, आपके कपड़े का जो ऑयल या ग्रीस होता है उसको निकालता है। तो इस ये मिसल्स बनता है सोप और डिटर्जेंट में, इसीलिए वो उसको निकाल पाता है ना। मिसल्स किस चीज़ का बनता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक राउंड, मान लेते हैं कि पूरा वाटर है, ये बकेट है, पूरा वाटर भरा हुआ है, करेक्ट। इसमें एक मैं सोप ड्रॉपलेट्स को दिखाता हूँ, मतलब एक एक मिसल्स को दिखाता हूँ जिसमें सोप ड्रॉपलेट्स करीब 100 या 150 के आसपास रहता है, जो मिल करके मिसल्स बनाता है ना। मिसल्स में क्या होता है, दो नेचर होता है। जो सेंटर में होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, और जो पेरिफेरल में होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है ना। तो मान लेते हैं ये एक मिसल्स फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आउटर साइड में क्या है आपका, माइनस CO माइनस माइनस इस तरह करके है, और अंदर में ये इसका टेल है ना। इस तरह से चारों तरफ रहता है, करेक्ट। सो ये मिसल्स बनता क्यों है, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। जो सोप जो है, सोप ये क्या चीज़ का बना हुआ रहता है आपका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए हायर फैटी एसिड, ठीक है, हायर फैटी एसिड का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट, एल्काइल ग्रुप है R, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से -Na+। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये RCO होगा, है ना, प्लस सोडियम प्लस, दोनों डिसोसिएट कर जाएगा, करेक्ट। तो सोडियम प्लस चला गया। अब ये जो बचा आपका CO माइनस, वो ये पार्ट है ना। और जो ये R है, अल्काइल ग्रुप है, आपको मालूम है जो हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो वो क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। और हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण क्या करता है, वो वाटर से दूर भागना चाहता है। तो दूर भागना चाहता है तो इस तरह का एक मिसल्स फॉर्मेशन करता है जिसमें ये दूरी बनाए रखे। तो ये अंदर में जो है, ये वाटर से दूरी बनाने के कारण क्या होता है, ये अंदर तरफ आ जाता है इस मिसल्स के। और ये जो इसका हाइड्रोफिलिक नेचर है, जो कार्बन आपका CO माइनस जो है ये, है ना। तो ये जो है आपका जो हाइड्रोफिलिक नेचर है, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, करेक्ट। सो ये आपने देख लिया, है ना। जो आपका नॉर्मली ये R एल्काइल ग्रुप होता है, ये आपका 16 या 17 कार्बन का बना हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपका, जनरली आप सोप के पैकेट में भी देख सकते हैं, सोडियम स्टीरेट दिया हुआ रहता है ना। सोडियम स्टीरेट क्या है आपका, CH3, सॉरी, सोडियम स्टीरेट क्या है आपका, CH3 CH2, है ना। 17 कार्बन, 18 कार्बन है इसमें, करेक्ट। तो ये इस फॉर्म में रहता है ना। तो ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया, है ना। सो जब इसको आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम पानी में चला जाता है। ये पार्ट जो बचा, ये पार्ट में जो ये पार्ट है, ये पानी के हाइड्रोफिलिक नेचर में आता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर में आता है। और ये पार्ट जो है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट में आता है ना। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरह का चीज़ एक ही मॉलिक्यूल में रहने के कारण जो है ये सोप का क्लिंजिंग एक्शन आपका अच्छे से होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पार्ट को, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोलार हेड। और हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये टेल जैसा दिख रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलार टेल,
नॉन पोलर टेल, करेक्ट। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन। कैसे मिसल्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जैसे ही पानी में घुलेगा तो ये वाला पार्ट बनता है। इसमें एक हाइड्रोफोबिक नेचर है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर है। जो हाइड्रोफिलिक नेचर है जो सरफेस पे रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक नेचर है वो इनसाइड जाएगा उस मिसल्स का, है ना। सो ये बन गया आपका। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्लींजिंग एक्शन देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, तो क्लींजिंग एक्शन बहुत ईजी है, आप उसको ईजिली समझ सकते हैं, है ना। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना, साफ़ कैसे करता है सोप किसी ऑयल या डर्ट को। तो ये सोप मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इसी तरह का मिसल्स फॉर्मेशन करता है ना, मिसल्स फॉर्मेशन करता है। और ऑयल को जो है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, ये ऑयल को इस तरह से पकड़ लेता है ना। और आपको पता ही है जो सरफेस पे है ये हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या करेगा, ये पानी के साथ रहेगा। तो जब आप उसको कपड़े को भिगोते हैं सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर से या फिर सोप से, तो क्या करता है वो, जितने भी ऑयल पार्टिकल है आपके कपड़े में उसको, या ग्रीस है ना, वो उसको क्या करता है, इस तरह से पकड़ लेता है और इस तरह बना हुआ रहता है। तो जैसे ही आप उसको पानी से धोते हैं तो क्या होता है, वो पानी के साथ, ये वाला पार्ट जो है पानी के साथ मूवमेंट करता है, तो साथ में इस ऑयल या ग्रीस को भी लेके चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑयल और ग्रीस का जो ड्रॉपलेट है वो आपके कपड़े के सरफेस से निकल के चला जाता है, करेक्ट। तो क्लींजिंग आपका इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्लींजिंग एक्शन। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, है ना। कैसे प्रिपेयर करेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, केमिकल मेथड है पहला। केमिकल मेथड से कैसे बनाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कोई एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका हम लोग डबल डिकम्पोजिशन कर देंगे। डबल डिकम्पोजिशन करने के बाद ये क्या बन जाता है आपका, एक सोल, है ना, ये सोल बन गया, ठीक है। सो इस तरह से केमिकल मेथड से फिर ऑक्सीडेशन करके भी बना सकते हैं, करेक्ट। उस तरह से आप जो है, दूसरा प्रोसेस क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, है ना। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है, या फिर इसको आपका कह सकते हैं ब्रेडीज आर्क मेथड, है ना। दो वायर को लेकर के एक आपका प्रेसिपिटेट के बीच में जो है विथ इलेक्ट्रोलाइट्स ये करंट को पास कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें हलचल आता है और वो जाकर के पानी में सस्पेंडेड हो जाता है ना। सो आपका डिस्पर्स हो जाता है, तो जिसके कारण क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है। इसमें कौन कौन से तरह का कॉलॉइडल सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, जैसे आपका होता है कॉलॉइडल सोल ऑफ मेटल्स, जितने भी आपका कॉलॉइडल सॉल्स अब मेटल्स है ना, जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। इसका जो आप कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको इसी मेथड से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और एक है पेप्टाइजेशन, ये भी इंडस्ट्रियल यूज़ होता है पेप्टाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन में, तो प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, कॉलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो उसको शेक करते हैं, है ना। जैसे प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे जमा हुआ रहता है ना, दही की तरह। तो उस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, शेक करते हैं, विथ मैकेनिकल शेकर हो या फिर हाथ से हो, जैसे भी हो उसको शेक करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, शेक कर देंगे उसके बाद फिर वो वापस प्रेसिपिटेट की तरह बैठ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट आप डाल देंगे। आपको मालूम है कि कोई भी प्रेसिपिटेट हो, अगर वो केमिकल कंपाउंड है तो उसमें चार्ज होगा ही, है ना। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसमें, जिसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालते हैं वो पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। सो थोड़ा सा अमाउंट में वो डालते हैं इसलिए क्योंकि जब वो शेक करने के बाद टूटता है प्रेसिपिटेट, तो उसको वो इलेक्ट्रोलाइट चार्ज करता है और वो बाकी चार्ज दूसरे प्रेसिपिटेट को भी चार्ज करके डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहने के लिए हेल्प करता है। तो ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस है, करेक्ट।
अब ये इतना सारा प्रोसेस से तो आपने कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन आपको अब वो प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट उसमें पड़ा हुआ है ना, या एक्स्ट्रा आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसको आप कैसे हटाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग जो है प्रोसेस है हम लोग देखेंगे, है ना। पहला प्रोसेस क्या है आपका, पहला प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में पहला है आपका डायलिसिस, है ना। तो डायलिसिस क्या होता है आपका, जैसे हम लोग पिक्टोरियल समझेंगे, है ना। इधर से वाटर गया, फ्रेश वाटर, इधर से वाटर आया और साथ में आयंस लेके आया, है ना। और ये जो है आपका, ये पूरा वाटर भरा हुआ है ना। ये जो है ये आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है ना। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि जो बनाया हुआ है वो है, मतलब कि इसमें आपका इम्प्यूरिटीज़ भी है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्प्यूरिटीज़ भी है। तो एक्चुअली ये मेम्ब्रेन, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, ये नॉर्मल आपका जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है ना, या सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है आपका, ये ट्रू सॉल्यूशन वगैरह में क्या होता है, आयन वगैरह को पास करा देता है ना। आयन जो भी आयन है, उस छोटे मॉलिक्यूल जो है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो आयन्स है उसको वो आर पार हो सकता है इस मेम्ब्रेन से, लेकिन आपका बड़ा मॉलिक्यूल जैसे कोलोइडल पार्टिकल जो है वो इससे पास नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो ये इसका बेनिफिट लेकर के हम क्या करेंगे, और हमें पता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आयन मूवमेंट होता है ना। तो जो फ्रेश वाटर आप भेज रहे हैं इसमें तो कोई आयन नहीं होगा, और जो इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन जो यहाँ पर है जो रॉ फॉर्म में है ना, जस्ट प्रिपेयर करने के बाद इसमें आपने डाला है, तो इसमें क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। करेक्ट। तो अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो आयनिक फॉर्म में वो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन से बाहर निकलने लगेगा, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस। करेक्ट। तो ये बाहर निकलने लगेगा, जैसे जैसे यहाँ से आपका पानी बहेगा, तो पानी में तो लोअर कंसंट्रेशन उस आयन का, और इस मेम्ब्रेन के अंदर में हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट होगा, और आपका जो है अंदर में जो भी है कोलोइडल सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये प्रोसेस है ना, जिसको डिफ्यूजन मेथड से हम लोग ये करते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस करते हैं। ठीक है। ये वेल नोन है, मेडिकली एप्लीकेबल भी है। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, है ना। प्यूरिफिकेशन आपने देख लिया, अब प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है, तो एक टिंडल इफेक्ट है। सो टिंडल इफेक्ट क्या है आपका, टिंडल इफेक्ट है कि जब भी आप जैसे ट्रू सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन मतलब जैसे शुगर या फिर सॉल्ट को आप पानी में घोल दिए, तो जैसे ही पानी में घोलेंगे उसके बाद उससे जब कोई लाइट पास कराएंगे, एक डार्क रूम में चले जाइए उसको लेकर के, और उससे जब आप टॉर्च लाइट या कोई लाइट पास कराएंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्रू सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन इधर से उधर लाइट पास हो जाएगा। करेक्ट। वही अगर आप स्टार्च घोल के लेके जाएंगे उसी ग्लास के पानी में, है ना, हल्का सा स्टार्च घोल लीजिए और उसको लेकर के जाइए एक डार्क रूम में बैठिए, और टॉर्च लेकर के जैसे ही उसमें आप लाइट मारेंगे, आपको दिखेगा कि कहीं कोई लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बीकर में या फिर ग्लास में, कांच के ग्लास में जिसमें आपने वो स्टार्च सॉल्यूशन डाला हुआ है, वो जब भी वहाँ से लाइट पास होगा तो आप देखेंगे लाइट स्कैटर करेगा। करेक्ट। तो वो जो लाइट स्कैटर कर रहा है वो क्या हो रहा है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स आपके उसमें जो डिस्पर्स्ड है डिस्पर्शन मीडियम में, तो वो क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है ना। पूरा जो लाइट उसमें आया उस ग्लास में वो सबके सबको पास नहीं करा रहा है, वो उसमें स्कैटर कर रहा है ना। तो इसी को पहली बार जो है देखा गया, और इसका इनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, फैराडे ने, है ना। तो फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और फिर इसका कहा गया कि ये जो है लाइट को स्कैटर करता है। करेक्ट। इसका आप सिंपल सा उदाहरण और देख सकते हैं कि आप जब कोई अंधेरे रूम में बैठे हुए हैं और किसी खिड़की से या फिर वेंटिलेटर से जो है एक सूर्य की किरण नीचे तक आ रही है, तो आप क्या देखेंगे उसमें कि कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल, है ना, मतलब कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है चमक रहा है, उस लाइट जैसे लाइट आ रहा है उस लाइट के थ्रू में वो चमक रहा है। तो क्या है, आपका एयर में जो आपका पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो लाइट को स्कैटर कर रहा है ना, जिसके कारण वो दिख रहा है। इवन मूवी थिएटर में भी आपको दिखता है। तो जहाँ पर भी स्कैटर्ड पार्टिकल रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज रहेगा,
तो वहाँ पर क्या होगा, वो लाइट को स्कैटर करेगा। करेक्ट। तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए है, ऐसा नहीं है कि सब में वो स्कैटर करेगा लाइट को। करेक्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है आपका कि डायमीटर जो डिस्पर्स पार्टिकल है ना, जिसके कारण लाइट, जहाँ पर लाइट पड़ के स्कैटर हो रहा है ना, तो वो डिस्पर्स पार्टिकल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है उसका जो वेवलेंथ है आपका लाइट का, उस वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्कैटर नहीं करेगा, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लाइट के वेवलेंथ से, उसका डायमीटर। करेक्ट। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का, और वो भी आपका बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में डिफ़र करना चाहिए, है ना। अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा डिफ़र नहीं करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा, है ना। ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, और उसके अंदर में जो कोलोइडल सॉल्यूशन डाले हैं उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। तो फिर आपको स्कैटर करते हुए नहीं दिखेगा, जितना लाइट को ग्लास स्कैटर करेगा उतना ही लाइट अंदर में भी स्कैटर होगा, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, है ना। तो एक ग्रेट मैग्नीट्यूड में जो है वो डिफ़र करना चाहिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये दो कंडीशन है जिसमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है आपका, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, जिगजैग जाना, एक पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आ गया, है ना, फिर यहाँ चला गया, मतलब ऐसे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, है। तो इस तरह से चल रहा है जो जिगजैग फैशन में, जिसका कोई अपना रास्ता नहीं है ना। तो ये सबसे पहले इसको किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन में। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, सो ये क्या है, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन जो है ऑल ओवर फील्ड, जहाँ पर जिसमें भी है, कंटेनर में हो या जहाँ पर भी हो, ये क्या होता है, जिगजैग फैशन में मूवमेंट करते रहता है ना। ये एक जगह रुकता नहीं है, रैंडम मूवमेंट है ना। तो ये कैसा देखा कि जब हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, तो देखा कि पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रह रहा है ना। तो तो इसमें क्या है, आप ये मोशन जो है ये इंडिपेंडेंट है, जो आपका कोलोइडल पार्टिकल है उसके नेचर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, उसके पार्टिकल साइज पे और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, और पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, ना कि पार्टिकल के नेचर पे, केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना। जितना कम विस्कोसिटी होगा, जितना कम साइज होगा, उतना फास्टर मूवमेंट होगा। करेक्ट। उतना ही फास्टर मूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिक कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में जो कि डिप्ड है कोलोइडल सॉल्यूशन में, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किए किसमें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड पे जो कि किसमें है, डिप्ड इन कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। तो क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो कहाँ चला जाता है, कैथोड में। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो कहाँ चला जाता है आपका, कैथोड में, कैथोड। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ चला जाता है आपका, एनोड में। तो यहाँ से सेपरेशन, हम कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कोगुलेशन प्रोसेस, कोगुलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। तो कोगुलेशन क्या है, ये सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना। तो जैसे एग को आपने अच्छे से स्पून से उसको क्या क्या मिक्स किया, और उसके बाद फिर जैसे ही उसको आप जो है तावा में देंगे तो क्या होता है, सेटलिंग हो जाता है ना। तो कोलोइडल पार्टिकल सेटलिंग हो गया तो उसको कोगुलेशन बोलेंगे, है ना। सो यहाँ पर आप दूसरा भी कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको प्रेसिपिटेट कर दिया तो उसको हम लोग कोगुलेशन कहेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि इमल्सन। इमल्सन बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप घर में जो खीर पायस बनाते हैं वो भी इमल्सन ही है आपका, है ना।
जैसे इसमें क्या है, हम लोग कौन सा देखेंगे, लिक्विड लिक्विड है ना, तो लिक्विड लिक्विड इमल्सन देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है आपका, एक मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, है ना। मतलब एक है आपका इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, है ना। इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल जो आपका सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शेक करते हैं, है ना। ठीक है, शेक करते हैं और फिर ये डिस्पर्स हो जाता है एक लिक्विड दूसरे के ऊपर में, है ना। सो इसको हम लोग इमल्सन कहेंगे। तो ये दो तरह का होता है ना। एक पहला होता है ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल जो को डिस्पर्स करते हैं वाटर में, जैसे हो गया एग्जांपल आपका मिल्क। इसमें अब ऑयल वाटर कैसे हुआ आप कहेंगे, मिल्क में तो घी आपका मिल्क में ही मिला हुआ रहता है, तो ऑयल इन वाटर, है ना, जिसको हम लोग नॉर्मल इस तरह लिखते हैं, OW टाइप। तो यहाँ इस तरह जहाँ भी दिखेगा समझ में आ जाएगा कि ऑयल डिस्पर्स फेज है और वाटर डिस्पर्शन मीडियम है। तो ऑयल इन वाटर हो गया, है ना। ये इमल्सन दूसरा हो जाता है आपका वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, WO वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। मतलब वाटर क्या है आपका, डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल क्या है आपका, डिस्पर्शन मीडियम है। इसका एग्जांपल बटर, है ना, क्रीम। तो बटर ये सब में थोड़ा सा पानी रहता है ना, क्रीम में भी थोड़ा सा वाटर रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्लिपरी बनाने के लिए, करेक्ट। तो बटर और क्रीम हो गया आपका वाटर इन ऑयल, करेक्ट। तो यहाँ पर हम सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। कोई भी डाउट हो, कुछ हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जो है कोई भी डाउट या यहाँ भी नहीं पूछना है तो आप, एक और हमारे पास ऐप है जिसको हम लोग लॉन्च किए हुए हैं, GChem क्लासेस, है ना, ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए, है ना, और उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, करेक्ट। थैंक यू।